मोदी सरकार के साथ भी और मोदी सरकार के बाद भी अच्छे दिन आएंगे नहीं। ये पहला मौका है जब आरबीआई को इमरजेंसी बैठक जो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर होती है बुलानी पड़ी, और सबसे रईस सरकारी कंपनी है ये, उसे अगर बेच भी दिया जाए तो भी इस देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ नहीं पाएगी। हालात इतने बदतर हैं या इतने जर्जर हो चले, लेकिन जो हालात अर्थव्यवस्था के हैं उसमें 2 और 3 मई यानी कल और परसों जो बीत गया उसमें इमरजेंसी बैठक आरबीआई ने की, और आरबीआई ने 3 संकेत साफ दे दिए। महंगाई रुके कैसे, कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो हालात बन रहे हैं, भारत उससे निपटे कैसे, शायद ये एक मुश्किल सवाल है। और देश के भीतर में अब लोगों पर बोझ डालने के अलावे कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच देश की सबसे रईस सरकारी कंपनी एलआईसी के आईपीओ भी बाजार में आ गए। आईपीओ का जो लेकर उससे पहले वैल्यूएशन एलआईसी का किया गया, वह भी 2 महीने में आधा कैसे हो गया, यह भी एक सवाल है। और 2014 के बाद से अब तक जो एनपीए एलआईसी का है वह दुगने से ज्यादा हो चुका है। इसे सरकार जान रही है कि उनकी गलत नीतियों की वजह से यह हुआ है। तो अच्छे दिनों की आस और टकटकी लगाए लोगों के सामने कुछ आरबीआई ने जो आज जिन बातों का जिक्र किया उसमें बहुत साफ है, जो लोग लोन लिए हुए हैं और जो ईएमआई चुकाते हैं अब उन्हें ज्यादा ईएमआई देनी होंगे, यानी हर महीने 1196 रुपए का चूना ईएमआई में लग गया। तो उसी स्थिति में जिसने भी जितना लोन लिया है अब ईएमआई ज्यादा चुकाना होगा, बता दी। दूसरी परिस्थिति बता दी कि महंगाई दर और बढ़ने वाली है, खास तौर से जो खाने पीने के सामान है उसकी कीमतें और बढ़ने वाली है। आवाजाही जो इस देश के भीतर में होती है, जो पेट्रोल और डीजल बढ़ाकर गाड़ियां चलती हैं, उनकी कीमत में इजाफा होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो भारत में हम रोक कैसे पाएंगे, यह भी एक सवाल है। यह संकेत है कि भारत की अर्थव्यवस्था को चलाती हुई सरकार की आंखों पर कहीं पट्टी तो नहीं बंधी है, क्योंकि इस दौर में विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से जो पैसा निकालना शुरू किया है उसमें जानकर हैरत होगी, भारत का नंबर दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर ताइवान है, जहां से बीते 7 महीनों में यानी अक्टूबर से अप्रैल तक तकरीबन 1,94,834 करोड़ रुपए ताइवान से निकाले गए विदेशी निवेशकों ने। दूसरे नंबर पर भारत है, तो यानी भारत की इकोनॉमी भी क्या अब विदेशी निवेशक समझ रहे हैं कि डामाडोल हो रही है। 1,75,790 करोड़ यानी $23 बिलियन निकाले गए हैं। टॉप के जो 5 देश हैं उसमें ताइवान, भारत, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका भी आता है। और भारत की इकोनॉमी के इर्द गिर्द सटे हुए देश में जैसे ब्राजील का जिक्र कीजिएगा, ब्राजील में विदेशी निवेशकों ने निवेश किया है तकरीबन $17 बिलियन से ज्यादा यानी 1,32,192 करोड़ रुपए निवेश किया है। इंडोनेशिया में निवेश किया है, थाईलैंड में निवेश किया है, मलेशिया में निवेश किया है, लेकिन भारत के शेयर बाजार से पैसा निकाला जा रहा है। और जो भारत सरकार लगातार अपनी पीठ ठोकती है आंकड़ों के आसरे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, और इस बार कल ही बता रहे थे कि 24% बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ इस पर खामोशी बरत गए कि एक्सपोर्ट बढ़ गया तो इंपोर्ट की क्या हालत है। इंपोर्ट 26% से ज्यादा हो गया, यानी जो माल हम बाहर भेजते हैं उसकी तुलना में उससे ज्यादा माल बाहर से मंगाते हैं, जो डॉलर की शक्ल में हमें देना पड़ता है। तो घाटा देश को हो रहा है इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चक्कर में भी, यानी कितना घाटा हो रहा है भारत जितना एक्सपोर्ट करता है उसकी तुलना में जो इंपोर्ट कर रहा है। तो इस बार यानी अप्रैल के महीने में 1,53,357 करोड़ नेगेटिव है। इतना बिजनेस का घाटा है भारत को, इतना ज्यादा वह इंपोर्ट कर रहा है। महीने भर महीने देखिएगा तो जनवरी में यह आंकड़ा 1,33,000 करोड़ था, फरवरी में यह आंकड़ा 1,58,000 करोड़ था, मार्च में यह आंकड़ा 1,42,000 करोड़ था, और अप्रैल में यह आंकड़ा 1,53,000 करोड़ हो गया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बैलेंस नहीं हो पा रहा है, शेयर मार्केट से विदेशी निवेशक भाग रहे हैं, और आरबीआई अपने तौर पर कह रहा है कि क्रूड ऑयल की कीमत जो विश्व बाजार में आने वाले वक्त में बढ़ेगी वो इंडिकेट कर रहा है, खुले तौर पर नहीं कह रहा है। उसका असर भारत पर पड़ेगा। जो खाने के तेल का शॉर्टेज हो रहा है, जो एक्सपोर्ट भारत जो दूसरे देशों में किया जाता था, खासतौर से इंडोनेशिया से किया जाता था, अब उसका असर भारत में खाद्य तेलों की कीमत पर भी पड़ेगा। जो अनाज के दाम है उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया से पूरी आवाजाही पूरी दुनिया में रुक गई है। इन परिस्थितियों के बीच में अगला सवाल एलआईसी का है। देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है और इसका ग्रोथ जो है दूसरी किसी भी कंपनी से बहुत ज्यादा बड़ा है। 30 करोड़ बीमा पॉलिसीज देश में हो गई है, और उस समय 1,000 करोड़ का बीमा कवर हुआ करता था, आज 52,000 करोड़ का बीमा कवर है। उस वक्त 1957 में जो एलआईसी का बिजनेस था वह सिर्फ 200 करोड़ का था, आज की तारीख में 5,60,000 करोड़ का बिजनेस है इसका। यह समझ लीजिए कि भारत में एलआईसी का मतलब है इस देश में डूबती हुई हर कंपनी में एलआईसी का पैसा लगा दिया गया, और एलआईसी के पैसे के जरिए अभी तक जो बीमा धारकों को लाभ की दृष्टि से देखा जाता था, अब वहां पर उनकी दिशा में देखा जाएगा। जो लोग निवेशक होंगे, जो शेयर बाजार में शेयर खरीद रहे होंगे, उनके फायदे मुनाफे को अब एलआईसी देखेगी। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि एलआईसी का उपयोग सरकार उन कंपनियों को बचाने में करती है जो सरकार के साथ नहीं चल पा रही है, सरकार से नहीं चल पा रही है, और दूसरी बात उन प्राइवेट सेक्टर्स या प्राइवेट कंपनियों को एलआईसी का पैसा दे देती थी जो डूबने वाली कंपनियों, उनकी एक लंबी फहरिस्त है। जो डूबने वाली कंपनी है उसी से बात शुरुआत करते हैं, तब आपको इस अर्थव्यवस्था की असल नब्ज पकड़ में आएगी।
LIC में जनता का ही पैसा रहता है, जनता ही सारा पैसा लगाती है। और NPA बढ़ते बढ़ते ये 35,000 करोड़ को पार कर चुका है। टोटल खर्च जो इसने दिया हुआ है वो 4,51,000 करोड़ का है। LIC के पास जनता का पैसा लगभग 36 लाख करोड़ का है। 34 लाख करोड़ इसने इस देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीजों में कर्ज दिया हुआ है कि अब आप इन क्षेत्रों में काम कीजिए, जिसमें बड़ा पैसा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लेती है, रियल एस्टेट को लेकर लेती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर रहती है। और ये पूरी इकोनॉमी का ढांचा तुरंत जोड़िएगा उस RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की इमरजेंसी बैठक से जो 2 और 3 मई को हुई है। और आज जो RBI के गवर्नर ने बताया है कि स्थिति नाजुक है और वो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में आपको बड़े झटके लगने वाले।